नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में चुनाव भी हो गए हैं और योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आ भी चुकी है। प्रदेश में अब विधानसभा के बाद एमएलसी चुनाव की बारी है और पूरी तैयारी है, बस अब मतदान की बारी है। बीजेपी के लिए यह चुनाव रस्सू की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर इतिहास यहां पर रचा है, वहीं एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का जीतना काफी महत्वपूर्ण है। उधर अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कल इसके लिए मतदान होगा और 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर है। पूर्वांचल में कई सीटों पर सीधा तो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है और एमएलसी चुनाव में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे बाहुबलियों के करीबी और रिश्तेदार के चुनावी मैदान में उतरने से लड़ाई और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है और इसीलिए सभी की नजरें अब एमएलसी के इन चुनावों पर है। 27 सीटों के लिए अब कल मतदान होना है और कल के दिन ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरफ की हवा चल रही है। ये माना जा रहा था कि आप जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, वो जनता का एक मैंडेट है। वो ये बताता है कि आखिर प्रदेश के अंदर हवा किस ओर चल रही है। तो यानी कि अब एक बार फिर से ये टेस्ट होना है कि आखिर विधानसभा चुनाव पे जो आप जनता ने मैंडेट दिया है, उसके बाद से अभी कुछ समय जो बीता है उसमें लोगों के मन में परिवर्तन भी हुआ है क्या? हृदय परिवर्तन हो चुका है, कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की सोच में जो भरोसा बीजेपी को दिया गया था या पहले के मुकाबले जो समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ, इस एमएलसी चुनाव के बाद से, इसके परिणामों के बाद से यह तय होगा कि आखिर हवा किस तरफ चल रही है, आखिर हवा किस ओर जा रही है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पर भी इस चुनाव के अंदर भी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ती है और जीत किसको मिलती है, देखने वाली चीजें हैं। समाजवादी पार्टी जो कि इससे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है, पहले के मुकाबले सीटों में बड़ा अंतर नजर आता है, बहुत बड़ा चेंज नजर आता है, बहुत आगे तक पहुंचती है समाजवादी पार्टी, लेकिन अब उस रास्ते को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव में एक बड़ी कई सीटें उन्होंने बढ़त के तौर पर बनाई। अब ऐसे में एमएलसी चुनाव के अंदर भी क्या उनको कुछ बड़ा मिलने जा रहा है, जनता किसको साथ देने जा रही है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखनी अभी बाकी हैं। लेकिन ये कड़ा मुकाबला है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे आमने सामने का ये मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई मानी जा रही है और ऐसे में सवाल तो बनता है कि यूपी की लड़ाई अब एमएलसी चुनाव पर आ चुकी है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी इस कोशिश में हैं कि इस बार के इस चुनाव को, एमएलसी के चुनाव को ताकत के साथ लड़ा जा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर तरीके से मैदान में उतरी हुई है, कोशिश कर रही है पिच जीत उनको मिल सके। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पूरी जो है जान इसमें झोंक रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस एमएलसी चुनाव के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन, एक बदलाव के तौर पर संकेत प्रदेश के लोगों के सामने रख पाएं। 27 सीटों के लिए कल मतदान होना है और 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमएलसी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं, जहां पर कोई चुनाव नहीं, जहां पर कोई कैंडिडेट नहीं, सीधे सीधे वहां पर जो है चयनित कर लिया गया। तो बीजेपी सपा के बीच में अब ऐसे में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं पोलिंग पार्टियां, जो कि आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और सभी को जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में कल की तस्वीरें देखना बेहद खास है। क्या पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चुनाव होता है, क्योंकि उम्मीद इसी आस पर की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित इसीलिए कर दिया गया है कि आपको बाकायदा हर एक गतिविधि पर नजर रखनी है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्थाओं को तय कर दिया गया है, सुनिश्चित कर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी देखने को ना मिले। अगर ऐसा होता भी है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से हैं और इसमें कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही है कि इस बार एमएलसी के चुनाव के अंदर जो बड़ी जीत है, बड़ी जीत के साथ वो आगे बढ़ पाएँ, उनको सफलता मिल पाए। लेकिन क्या वाकई में सफलता मिलती है? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पूरे चुनाव को बड़ी ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चुनाव के अंदर उनको जीत मिल सके, लेकिन क्या वाकई में जीत मिलने जा रही है? किसको जीत मिलेगी, देखना होगा।
और चलिए इसी को लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता पुष्पेंद्र यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत पुष्पेंद्र यादव जी, ये चुनाव साख की लड़ाई के तौर पर है। बीजेपी इस चुनाव को बहुत ताकत के साथ लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि इस चुनाव के अंदर बड़े परिवर्तन के संकेत के तौर पर देख रही है, क्या बड़ी उम्मीदें हैं इस चुनाव से और हवा किस तरफ चल रही है? क्योंकि एक टेस्ट के तौर पर है। विधानसभा चुनाव में जनता ने क्या मूड जनता का था वो उन्होंने दिखा दिया, विधानसभा चुनावों से स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अब इस एमएलसी चुनाव के बाद से यह देखना है कि विधानसभा चुनाव का लोगों के मन में जो मूड बना हुआ था, जो भाव था, क्या वो वही है या बदलता हुआ नजर आ रहा है? सर देखिए, हमारे सामने एक चुनौती है। हाँ। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि निष्पक्ष चुनाव करा जाए। जिस तरह आपने देखा हो एमएलसी चुनाव के जो पर्चे जहां जबरदस्ती कैंसिल कर दिए गए, हमारे मंत्रियों के साथ, हमारे पूर्व मंत्री हों, एमएलसी रहे हों, सबके साथ धक्का मुक्की। हालांकि मतलब ये मेरे हिसाब से लोकतंत्र में ऐसा आपने कभी जीवन में नहीं देखा जहां पर भगा भगा कर हमारे मंत्रियों को और नेताओं को इसलिए भगाया गया हो, मारा गया हो कि आप पर्चा नहीं भरेंगे। हमारे नेताओं के घरों के पास बिल्डोजर खड़ा कर दिया गया हो और ये कह दिया हो या तो पर्चा वापस आप ले लीजिए, अदरवाइज ये कार्रवाई हो जाएगी। तो हमारे सामने तो एक बड़ी चुनौती इस चीज की है कि इसमें निष्पक्ष हम चुनाव करें कैसे, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा है। जहां प्रशासन का दबाव है वहां पर अत्याचार में सब चरम पार कर लिए। मेरा तो अपना मानना है, मैं तो आग्रह करूंगा माननीय चुनाव आयोग से कि कम से कम इस चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए, चुनाव आयोग जी को, कि कम से कम ये जो स्थिति है भारत देश में पहली बार इतनी तानाशाही स्थिति चल रही है, उस पर भी एक बार संज्ञान लेना चाहिए। बाकी बात है चुनाव की। चुनाव तो हम अब तब से मजबूती से लड़ने की तैयारी में ही है, लेकिन हमारे सामने तो चुनौती इस बार ऐसी पैदा कर दी गई कि आपको ना पर्चा भरने दिया जाएगा। अगर आप पर्चा भरेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई भी इस प्रकार की होगी जो कि अनलीगल होगी। उस लीगल को अनलीगल को लीगल बना के आप दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम, जब से चुनाव के बाद हम कहते हैं चलाइए बिल्डोजर, आप हम आपके साथ हैं, लेकिन बिल्डोजर वहां चलाइए जहां पर अतिक्रमण हो, जहां पर गलत अतिक्रमण हो, बिल्डोजर चलाइए, लेकिन बदले की द्वेष भाषा से आप बिल्डोजर मत चलाइए। ये राजनीति है, राजनीति में फेरबदल होते हैं, लेकिन किसी को आप जो आपके सामने बोलेगा चाहे वो गलत है तो सही है, नहीं तो आपको डर है, आपको आशंका है कल के होने वाले चुनाव को लेकर के, आपको कहीं आशंका नजर आ रही है? हमारे साथ हो रहा है। हाँ। हमारे साथ हो रहा है ये अत्याचार, ना कभी जीवन में किसी के साथ हुआ और ना कि सरकार ने किया, लेकिन समाजवादी लोग हैं, डटे रहेंगे। हम आपके अन्याय नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि पर्चा दाखिल करने के लिए जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, क्या कोई ऐसा शख्स है? हाँ। आपने पिछले दिन देखा होगा पर्चे लेकर फेंक दिए जाते हैं, ये कहाँ का अन्याय नहीं है? और क्या है, बिल्डोजर खड़ा कर दिया रहता है कि पर्चा वापस लो अदरवाइज कार्रवाई होगी। ये कहाँ का न्याय है पता है हमें? आप क्या लोकतंत्र में पर्चा भरना भी अब गुनाह हो गया है क्या? अपने सामने किसी को आप लड़ता हुआ देखना नहीं चाहते? कम से कम लड़ने दीजिए, कम से कम हार और जीत का फैसला तो आने दीजिए। जब हमने आपसे कहा कि हम स्वीकार करते हैं, जनता ने जो हमें वोट दिया हम उससे खुश हैं, हम स्वीकार करते हैं उस हार को भी, हम स्वीकार करते हैं सम्मान को भी, लेकिन कम से कम लोकतंत्र को छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का गला मत घोटिए। हाँ ठीक है, मैं इसमें मनोज मिश्रा जी आपको जोड़ रहा हूँ। एक लंबे समय से आप देख भी रहे हैं, आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद भी ये सभी चीज़ें थोड़ी सी शांत होती हैं, लेकिन आप ईवीएम को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से चुनावों की आहट है, एमएलसी चुनाव को लेकर के दस्तक है। अब उससे पहले ये सवाल उठ रहा है कि देखिए जी, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, चुनाव निष्पक्ष तौर पर होने चाहिए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर पर्चा भरते हैं तो इलीगल एक्शन हो जाता है, वहां पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, दबाव बना दिया जाता है। ये आरोप है पुष्पेंद्र यादव का। शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि करंट की खबरों से इस विधान परिषद चुनाव को आज के परिप्रेक्ष्य के बजाय अगर 2016-2010 में देखेंगे, जब मायावती की और अखिलेश यादव की सरकार थी, तो 36 में 31 और 36 में 24 ये भी जीते थे, उसमें कोई नई बात नहीं है। और चुने हुए प्रतिनिधियों का यह चुनाव है, इसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं।
36 में से 9 लोगों को निर्विरोध चुना जाना और जो 27 लोगों की कल वोटिंग है, तो कई जगह हम ये भी देख रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, चाहे वो बनारस की बात कर लें, मिर्जापुर की बात करें, भदोही की बात करें। तो आरोप तो ठीक है, लगाए, उनका अधिकार है, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन हम, खासकर हम या आप या पत्रकार इन चीजों को समझते हैं। हाँ। क्रॉस वोटिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2016 में जब मायावती और अखिलेश की सरकार थी, तो मायावती का मैक्सिमम आरोप यही था कि इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। और चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कल हम लोग देखेंगे भी। और क्रॉस वोटिंग करता कौन है? हाँ। क्रॉस वोटिंग तो वही करते हैं ना, एक पार्टी के प्रतिनिधि दूसरी पार्टी में जब जाकर के वोटिंग देते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के इस परिणाम 12 अप्रैल के बाद पूर्ण बहुमत विधान परिषद में भी इनको हो जाने वाली है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर देखा जाए तो ये जो 36 सीटों में 9 का निर्विरोध चुना जाना, 27 का चुनना, आप अगर प्रत्याशी पर चर्चा कर लें, आप जो उन वोटरों की चर्चा कर लें, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि जब सरकार होती है, रूलिंग पार्टी होती है, तो कहीं ना कहीं उनका दबाव नहीं बल्कि उनके तरफ रुझान या जीत के आना तय होता है। हमने पहले भी देखा है, कोई पहली बार की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया शुभेंदु जी, हाँ। कि 2016 और 2010 का परिणाम हमारे सामने है, हाँ। जब बसपा और सपा की सरकारें हुआ करती थी। हाँ। आज स्थितियां कुछ इस तरीके से हैं कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में पार्टी अपने हार का आकलन या कल को वो क्या जवाब दे सके, वो चीजें पहले से तय है। कारण ये था कि पिछले साल जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव के परिणाम, फिर विधानसभा के चुनाव में 37 साल बाद एक रिकॉर्ड बना, वो चुनी हुई सरकार पुनः चुनी गई। तो विधान परिषद का चुनाव मुझे लगता है उसी साए में होगा और परिणाम भी आपको उसी साए के कमोवेश मिलता जुलता दिखेगा। हाँ जी। तो ये तो सिर्फ आरोप है, यानी कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं। आप राजनीतिक दल हैं, आरोप तो कई लगा सकते हैं पुष्पेंद्र यादव जी, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बॉडी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अगर आप इस चुनाव पे जा रहे हैं तो चुनाव की व्यवस्थाओं को आपको मानना तो पड़ेगा ना, नियम कानूनों के तहत ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। तो स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार दोबारा रिपीट हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ रहा, लेकिन उसमें आप लोगों को ये भी स्वीकार करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है उसके बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को इस बार मिला है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी किस स्थिति में हारी है। 27 से 28% वोटिंग पे हमने 2012 में सरकार बनाई और 32-33 पे हम 2022 में सरकार नहीं बना पाए। तो उसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो 1 करोड़ वोटर जो समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बढ़ा है। दूसरी बात, इस बार हारने का जो कारण रहा वो ये रहा कि फाइट में मायावती जी बिल्कुल साइलेंट हो गई, जो कि इनडायरेक्टली सब उन्होंने सबको बोला ही था कि बीजेपी को आप वोट करिएगा। कांग्रेस बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाई, उनके बड़े बड़े धुरंधर जो नेता रहे वो 2200-2500 वोटों में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का हमें नुकसान हुआ। जो साइलेंट वोटर रहा बसपा का या किसी भी अदर पार्टी का, उसका हमें नुकसान हुआ। तो लेकिन हम इस चीज को फिर भी मानते हैं और हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की भी है कि 1 करोड़ लोगों ने हमें इस बार हम पे ज्यादा भरोसा जताया। तो कृपया करके बीजेपी इस बात का भी ध्यान रखे, जो मजबूत विपक्ष उनको दिया गया है वो भी जनता की तरफ से दिया गया है और उनको भी 32-33% जो वोट मिला है वो भी उत्तर प्रदेश की जनता का ही मिला है। उसका सम्मान रखना समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पार्टी का भी फर्ज बनता है। और हमने पहले भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी जिसमें हित होगा उत्तर प्रदेश का, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जहां अधिकारों का हनन होगा, अधिकारों को दबाया जाएगा, हम मजबूत विपक्ष के साथ आपके सामने खड़े होंगे। चाहे हमें आप जेल भेज दो, चाहे आप हमें गोली मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम जो 32% वोट हमें मिला है उसका सम्मान भी हमको आपके सामने करना है। उनके हक के लिए भी हमको लड़नी है। ठीक है। मैं जरा वापस लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कौशल कांत जी, बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा संजय राणा जी, एक रिएक्शन आपसे। आप, क्योंकि आपने सुना भी, क्योंकि पुष्पेंद्र यादव ये बार बार कह रहे हैं कि ठीक है साहब सरकार में आ चुके हैं, आपको विपक्ष की आवाज को भी सुनना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी पर सवाल उठा देना चुनाव से पहले ही, क्या ये सही है? ये सही संकेत है? देखिए, ऐसा है कि चाहे कोई भी विपक्ष हो, चाहे ये हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जब ये हारने लगते हैं तो किसी पे भी आरोप लगा देते हैं और अपना फेस इस पे बचाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है।
देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि कई जगह पे इनके उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त हो गए, उसके पीछे रीजन थे। जो नोटरी और एफिडेविट बनता है, उसमें जो नोटरी जो करता है वो अधिकारी या वो आदमी ही वैलिड नहीं है, तो एफिडेविट इनवैलिड होती है। आपको मैं एक चीज बता जा रहा हूँ, मैं कई पिटीशन अभी डाल चुका हूँ, कोर्ट में भी हम लोग डाले हैं, जहाँ पे कई मुझे पता चला है कि मेरी आवाज थोड़ी इको हो जी। रही है, जरा आप देखेंगे। हाँ प्लीज एक बार ठीक कर लेते हैं उसको। हाँ आप अपनी बात रखिए संजय जी। अभी आ रही है आवाज? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मुझे इको हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो उसमें क्या है कि मैंने पिटीशन डाला है, उसमें भी देखा है कि कई एफिडेविट जो एट द टाइम ऑफ जब वो पेपर सबमिट करते हैं, वो एफिडेविट पेपर जो नोटरी किया गया वो इनवैलिड है। ठीक है, तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास ये टोटल जो सीट है 100 है, और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के पास 34 सीटें हैं और 36 पे वो लड़ रहे हैं, यानी 37 सीट वैकेंट है। आप 9 ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, तकरीबन 27 पे लगभग जो कल चुनाव होने वाला है। और अभी जो समीकरण से मनोज भाई बता रहे थे हमारे, कि देखते हुए लग रहा है कि हमेशा ऐसा होता है, जिस तरह के चुनाव होता है तो रूलिंग पार्टी के पक्ष में हमेशा रुझान होता है और चांसेस उसके ज्यादा होते हैं विनिंग के। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर मेजोरिटी में आ जाएगी। विधानसभा में तो है ही है, विधान परिषद में भी आ जाएगी। हाँ। तो ये देखिए, आरोप लगाना ये बहुत, ये देखिए कुछ भी चीजें कर रहे हैं, कुछ भी चीजें बात करते। मेरी आवाज बहुत इको कर रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। मैं चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ संजय राणा जी, मैं वापस लौटता हूँ। जरा इसको, इस परेशानी को दूर कर लेते हैं, मैं वापस लौटूंगा। कौशल कांत मिश्रा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। कौशल कांत जी, अब सवाल तो ये है कि जैसा कि संजय राणा जी ने भी कहा है कि एक अच्छे संकेत आपके लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 9 जो सीटें हैं उस पर आपको निर्विरोध निर्वाचित तो कर लिया गया, इससे एक बढ़त तो मिल गई है, लेकिन सवाल यहां पर दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से ये उठ रहे हैं कि आप इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें प्रभाव रहेगा, दबाव रहेगा, अगर विपक्षी खेमे के नेता वहां पर जाकर के पर्चा दाखिल करते हैं तो दबाव उनके ऊपर बना दिया जाता है। हालांकि लीगली उसमें क्या है वो संजय राणा जी ने बड़े तफ्तीश से समझाया भी है और बारीकी से बताने की कोशिश की है कि उसके पीछे कारण क्या होते हैं। लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी, ये बीजेपी के लिए कुछ शुभ संकेत हैं? पहले तो ये समझिए कि ये जो भी इलेक्टोरल प्रक्रिया है, ये अभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। जब से आजाद भारत हुआ तब से यही प्रक्रिया चल रही थी। तो अगर इनका डाउट आज है तो क्या पिछले जो भी इलेक्शन हुए हैं हम सब उस पर डाउट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस पे भी नहीं कर सकते। ये वही वाली बात हो गई कि जब हम विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन जीतते हैं तो वोटिंग मशीन पे सवाल उठाए जाते हैं, और जब ये जीतते हैं तो उस पर कोई बात नहीं होती। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू ट्रू स्टेटमेंट। और मैं पुष्पेन जी की बात सुन रहा था, और मुझे भी खुशी है कि आज एक मजबूत विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, और मजबूत विपक्ष होने से प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा फायदा होता है, प्रदेश के लोगों का बहुत फायदा होता है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि हर चीज पे ये बात करेंगे, बोलेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, मैं अभी इस प्रोग्राम के पहले एक दूसरे प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उसमें एक इशू उठाया गया था। ये थोड़ा सा पुष्पेन जी आप पे ध्यान देना चाहूंगा कि आप लोग जो हमेशा ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप उसका हमेशा जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, बट तुष्टीकरण आप ईमानदारी से देखिए तो जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी, तब से हमेशा से यही तो होता रहा है कि प्रदेश की जनता को जातियों के नाम पे बांटा जाता है। और जातियों के नाम पे बीजेपी अरे कौन बांट? सर सुन लीजिए, ठीक है, आप बोलिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए, अगर सच्चाई से देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका एक पर्टिकुलर जाति व्यवस्था का एक वोट बैंक है। अगर आपकी ही पार्टी को देखा जाए तो आपका भी एक पर्टिकुलर जाति व्यवस्था और माइनॉरिटी के एक वोट बैंक है। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं जो मैं गलत बोला हूं, अगर दिल पे हाथ रख के देखिए तो इसी वजह से MY फैक्टर का नाम दिया गया था, आप लोग ने भी सुना होगा। तो हम अब आज जो आप कह रहे हैं ना कि आपने 1 करोड़ लोग आपके साथ ज्यादा जुड़े, बहुत अच्छी बात है। पहले जो लोग जीत करके सत्ता में आते थे, आप याद कीजिए आज से करीब 30 साल पहले, तो वो लोग 15 से 20% वोटिंग शेयर होता था, उस पे लोग सत्ता में आते थे। आज हम 32 से 45% के पे सत्ता में आ रहे हैं।
तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं डेमोक्रेसी में। ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। पर पुष्पेंद्र जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा आप जनता के बीच में जाएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी इस टीवी प्रोग्राम के पहले एक प्रोग्राम में बैठा था जहां पे गाजियाबाद की घटना है, वहां पे एक महिला है, उसकी एक बेटी है, बेटी अपाहिज है, महिला विधवा है, घर में रहती है। उसका घर 3 तरफ से एक धार्मिक स्थल से घेर लिया गया है और उसके अगेंस्ट कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ जाकर के खड़ी नहीं हो रही है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जनता के ठीक है। बीच जाइए ठीक है। और हमारी कमियों को उजागर कीजिए। ठीक है, हम आपकी पुष्पेंद्र कमियों जी के से जरा चश्मे से जवाब ले लेते देखते हैं। हुए ठीक है, और हम उसको और अच्छा मैं- करने की मैं- कोशिश पुष्पेंद्र मैं- यादव मैं- जी, मैं- पुष्पेंद्र यादव जी। सर सुनिए, पहली बात तो ये कि पिछले 5 साल से वहां सरकार आपकी है। अगर उसको तीनों तरफ से या चारों तरफ से घेरा गया है तो इसका मतलब वो पिछले 5 साल में वहां घेरा हुआ। वो ऐसा तो नहीं कि सरकार आपकी तुरंत आई और एकदम घेर लिया गया। और अगर वो घेरा गया है तो हम आपसे कहते हैं, अगर वो गलत घेरा हुआ है तो पिछले 5 साल से उसे आप अब तक क्यों नहीं हटा पाए? मैं तो आपसे ही मैं आपके सवाल का जवाब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि वो घेरा पड़ा है। मैं कह रहा हूं पिछले 5 साल से आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आप ही का शासन है। तो अगर वो 5 साल से गलत है तो उसको अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? जहां की आप एकदम बरेली में तुरंत तत्काल प्रभाव से जो सालों साल चलता हुआ पेट्रोल पंप है उसको रातों रात में कह देते हैं कि इस पे नक्शा पास नहीं है और सुबह उस पे बिल्डोजर गिर जाता है। तो वहीं आप एक तीनों जगह से जिसको आप स्वयं कह रहे हैं कि वो गलत है उस पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप देखिए कि अगर 5 साल में कुछ गलत हुआ है, अब ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि 5 साल पहले जो बिल्डोजर चला वो ठीक था या अब तत्काल प्रभाव से जो एक पार्टी के लोगों पे चल रहा है वो ठीक है। बाकी मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण राजनीति से बहुत दूर है। हम हमेशा कहते आए हैं, अब हम आप भारत देश को, उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम से ऊपर निकालिए। नहीं पुष्पेंद्र जी, हिंदू मुस्लिम पुष्पेंद्र से जी, ठीक है, ऊपर वो चीजें जो अलग हैं, पेट्रोल लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम जीत हार जो भी होगा वो सर्वमान्य है, हम उसको सिर माथे लेते हैं, लेकिन सिस्टम पर सवाल भी जरूर उठाएंगे। आप बार बार ये कहेंगे कि जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर वो ठीक नहीं है, वो दबाव में आकर के काम एक कर बात रही है। बताइए, हाँ। क्या संजय क्या जी, हमको अपनी जवान से कहने का हक नहीं है क्या? हाँ। क्या हमारे साथ जो गलत होगा उसको हम कहेंगे नहीं? आपने देखा राकेश यादव पूर्व मंत्री रहे हमारे, उदयवीर जी थे, जिनको पर्चा भरने से भेज दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, क्या वो नेट पर नहीं चली? आपके पास ना हो तो मैं आपको वो भेज देता हूं। मैं इसमें इनके नेता उनको भद्दी भद्दी गाली देकर कह रहे हैं कि मारो सालों को, पकड़ो सालों को। क्या वो ठीक था? मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या वो ठीक था लोकतंत्र में, चाहे वो कोई पार्टी करनी चाहिए? दूसरी बात, सबने कहा, अभी भैया कह रहे थे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कि ये पहले से होता आया। सर पहले से होता आया या नहीं आया, लेकिन इतना गलत नहीं होता है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, अगर आप कहते हैं कि पहले से हो रहा है, अगर आप मैं इसका ये नहीं चलिए, आप कह रहे हैं कि पहले से गलत होता था लेकिन अब ज्यादा गलत हो रहा है। होता आ रहा है, तो क्या आप उसको उसकी हाँ। दुगनी रफ्तार से उसको आप गलत करेंगे? ठीक है। अगर आपको लगता है वो गलत है तो उसको आप रोकेंगे या बढ़ाएंगे? ठीक है, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद मनोज जी आपके पास आता हूं। यानी कि मैं कुछ बात नहीं कर पाया था। मैं 2-3 तथ्यों को रखना चाहता हूँ जिससे मैं समझाने की कोशिश किया था कि ये बोल देते हैं कि ये मुझे चुनाव में लड़ने दिया और मुझे भगा दिया था। भाई डीएम कभी किसी को भगाता नहीं है, प्लीज समझिए। आप जब पर्चा दाखिल करने जाते हैं उसकी न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके सर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ उसकी पूरी। सर आप रिकॉर्डिंग मत दीजिए। रिकॉर्डिंग में कानून होता है, चलता आपकी रिकॉर्डिंग पेज होता है। जो लोग वहां पर भर्ती गाली दे रहे हैं, जो भेज रहे हैं, भगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो होगी कि नहीं होगी? पुष्पेंद्र जी मैं आपको अपना नंबर दूंगा, स्टूडियो से ले लीजिएगा। आप मेरे पास आइए, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, उनके खिलाफ लड़ूंगा। ये सब कहानी मत बताइए कि मैं वीडियो ला के दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं आप आइए, मैं आपके केस फ्री में लड़ूंगा, मैं सच्चाई को कहानी मत मान सर करूंगा। लेकिन आप कानूनी बात को ऐसे मत डालिए। कानून है, तरीका है, संस्थान है। देखिए संस्थान अपने काम कर रही है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई एग्जाम देना है क्लास 10th का, तो मुझे 9th तो पास होना पड़ेगा ना। जब तक मैं 9th नहीं पास करूंगा, 10th नहीं होगा, 10th के बाद अगर 12th लेना है तो मुझे 10th पास करना होगा। तो वैसे सारे टिक मार्क होते हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है। और एक भी पेपर अगर मिसिंग होता है तो उसका अधिकारी का राइट होता है आपके पेपर को रिजेक्ट कर दे। इस सब बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो आपको देख के जाना चाहिए कि पेपर प्रॉपर सही है कि नहीं है। एक बार आप किसी लीगल टीम से आप रिव्यू भी करा सकते हैं। ऐसे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी को बहुत पर्सनली बहुत मानता हूं।
विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत उम्मीद है अखिलेश जी से। देखिए, अखिलेश जी 122 जीत पाए, इनको मैं अगेन हर डिबेट में बोलता हूँ, आप लोग सकारात्मक राजनीति करो। सकारात्मक का मतलब ये होता है कि आप लोग छोटी छोटी चीजों पे आप हल्ला मचाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अरे भाई अन्याय हो रहा है तो बुलेट पॉइंट में लिखो, कोर्ट में आ जाओ, क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय बोल देने से नहीं होता। मैं भी बोल दूं कि स्टूडियो से मुझे गाली दे रहे हैं, मनोज सिन्हा जी मुझे गाली दे रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे गाली, उससे नहीं होता। प्रूफ होना चाहिए कि आपके ना ऐसे आपके साथ गलत हुआ और आपने ऐसा कार्य कर रहे थे, उसके वजह से तो आपके साथ न्याय होने लगेगा। इतना भी अन्याय देश में नहीं फैला है, मैं तो नहीं देखा हूँ इतना अन्याय देश में है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, चुनाव एक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट होती, पुष्पेंद्र आपको पता, आपके जमाने में जो गवर्नमेंट थी तो कैसे काम करती थी, बीएसपी की गवर्नमेंट थी, मनोज भाई ने बताओ कैसे काम करती थी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, इंक्लाइन रहता है, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कि विधान परिषद में आप 34 में से 34 सीट जीते या 36 सीट जीते को, तो कल रिजल्ट आने पर 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जितने भी आप जीते, आपके पास विधान परिषद वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके पास विधानसभा वाला इंपॉर्टेंट है। तो आप विधानसभा में अच्छे नंबर है, आप सरकार को बिंदुवार तरीके से घेरने की कोशिश करो, बिंदुवार तरीके से इन पे पास अटैक करो, सिस्टमैटिक अटैक करो। आप सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति मत करो। मैं कई ट्वीट देखता हूँ आपके नेता का, बुरा मत मानिएगा इस चीजों को, वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। एक भैंस मर गई उसका ट्विटर पे डाल देते हैं, एक वो घटना हो गई, घटना है दुखद है, सारी घटनाएं दुखद है, मैं बोलता हूँ देश में कहीं भी हो, चाहे मेरे साथ हो किसी के साथ भी हो, दुखद घटना होता है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, नेता हो जाते हैं, तो हमारा माइंड सेट को भी ब्रॉड करना चाहिए, और ब्रॉड होने के बाद ही हम चीजों को देख सकते हैं। इंजीनियरिंग में कहावत होती है कि टॉप व्यू, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू। जब आप बड़े हो जाते हो तो टॉप व्यू से देखना चाहिए चीजों को, क्योंकि आप लीडर हो, आप प्रदेश स्तर के लीडर हो, और आपको सरकार को अगर अगले 27 में आपको चुनाव जीतना है तो आपको राजनीति करने का तरीका और अटैक करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप 30% से 32% हो गए। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, आपने जो अभी तक 30% हाईएस्ट वोट, अभी जो वोट परसेंटेज मिला है आपके जीवन में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कहां ले आके खड़ा कर दिया, 42 पे। आपका हो सकता है नेक्स्ट बार जो कॉम्पिटिशन हो 45 हो, तो आपका बेंचमार्क भी बढ़ रहा है। हाँ। तो आपको और लोगों को जोड़ना होगा, एमवाई से नहीं काम चलेगा, आपको पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ना होगा, सवर्ण को भी जोड़ना होगा, अति दलित को भी जोड़ना होगा, जो अति दलित है उनको जोड़ना होगा, जो आप नहीं काम कर रहे हैं। 30 सेकंड और लूंगा। आपका विधान परिषद आज 30 विधान परिषद का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस पर आप भी आंसर नहीं दे पाओगे। मैं पूछ रहा हूँ, आपने तकरीबन 19 यादव को दिया, 4 मुसलमानों को दिया, 7 श्रवण जाति को दिया, और सिर्फ 4 बैकवर्ड को दिया। भैया ऐसा क्यों किया? आप क्या यादव स्पेशल थे आपके लिए? आपने 19 सीट उनको क्यों दे दी? आप किसी और को भी दे सकते थे। ये मनोदशा दिखाता है किसी भी पार्टी, दायरा सीमित कर दिया है। दायरा सीमित कर दिया। आप भाई आप दूसरी जाति को भी इंक्लूड करो, यादव और मुसलमान के अलावा कोई है ही नहीं आपके पास। अरे आप अपनी सोच को बदलो, देखो भैया यादव आपके साथ है, हम भी आपके साथ है। पुष्पेंद्र जी जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं मनोज जी आपके पास आता हूँ। दायरा सीमित हो चुका है क्या? सर दायरा नहीं बना गया। तो दो चीजें, एक तो हो क्या रहा है कि जो एकदम से जो अटैक जो चारों तरफ से जो पार्टी की तरफ से चारों तरफ से अटैक जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर कर जा रहे हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। उस चीज में सर होता क्या है कि जो चीजें निकल कर आती हैं, हर आदमी अपने आप को उससे बचाने लगता है कि अब क्या हो रहा है कि पार्टी की दुबेश भाषा से जो प्रक्रियाएं दी जा रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, उसमें ये बड़ा निकालना एक कठिन मामला हो जाता है कि जो बेचारे जो ना लड़ने वाले लोग भी हों, उनको भी बेचारों को ये डर होता है कि पता नहीं हम सही के लड़े और हम पे बेवजह मुकदमे ना लड़ रहे। तो उसमें एक बड़ी एक पार्टी के लिए एक बड़ा दुविधा हो जाती है। अगर गलत नहीं किया तो किस लिए मुकदमा होगा? अगर आप सही हैं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो डरना किस बात के लिए है? और पार्टी के हिसाब से जो मिलता है सर वो खड़ा किया जाए। और पार्टी हमारी पार्टी सब जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। आपने पहले सेम बात अगर मेरी बात आप टिकट आप देखेंगे उसमें यादव कितने हैं, कितने मंत्री बने उसमें यादव कितने हैं, तो अगर सेम उसको उलट आप देखेंगे तो वही बात उन पर डिपेंड करती है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि जितने मंत्री बने उसमें यादव कितने हैं। चलिए ठीक है, कौशलकांत जी मैं आता हूं, जरा आता हूं सर, आता हूं 1 मिनट, जरा मनोज मिश्रा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। मनोज जी मेरा ठीक है सर, ठीक है पुष्पेंद्र जी, मनोज मिश्रा जी, अब ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के लिए बीजेपी भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी की तो कोशिशें हैं ही, लगातार कोशिश कर रही है बेहतर करने के लिए, लेकिन ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट से भटकते और सवाल जवाब में मुझे लगभग
सभी लोगों इस पर आ गए कि विधानसभा चुनाव परिणाम और उसका असर और आने वाले 2027 में क्या होगा। जातिगत देखिए, लोहिया आंदोलन से निकली हुई पार्टी को डर लगता है पुष्पेंद्र जी, कम से कम मुझे तो नहीं लगता है। रही बात, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए सामान्य पुष्पेंद्र जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आपका मौका आएगा आप बोलिएगा, मुझे फिनिश करने दीजिए। शुभेंदु जी, मेरा यह कहना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार कई मामलों में बहुत ऐतिहासिक रहा। दो गठबंधन या दो पक्षों के बीच में रहा, इसलिए वोट ऑफ परसेंटेज पक्ष के भी बढ़े और विपक्ष के बढ़े। ये तो वही हो गया कि साहब चूंकि बाकी लोग नहीं लड़े इसलिए हम 32 नंबर पाके फेल हो गए, जीतने वाला 50 नंबर पा गया। देखिए चुनाव में बहुत कुछ होता रहता है। हम शायद आज हमारा जो विषय है वो आने वाला एमएलसी चुनाव और इसमें जीत के बाद होने वाले परिणाम या विधान परिषद में विधानसभा में बदली परिस्थिति में 12 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या विपक्ष का क्या रूप होगा, हम मुद्दे पे लेके आते हैं। अब दरअसल चूंकि चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव है, शुभेंदु जी मैं बार बार कह रहा था कि जब चुने हुए प्रतिनिधि को उच्च सदन का प्रतिनिधि चुनना होता है, ये बात किसी से इनकार नहीं है कि लगातार क्रॉस वोटिंग और वोट के बिकने की खबरें आती रही हैं और वो अक्षरशः सही भी रही। बाहुबलियों से लेकर के पैसे से लेकर बहुत सारी चीजें रही हैं। इसीलिए मैंने डिबेट की शुरुआत में एक बात आपसे कही थी, 2010 मायावती की सरकार, 2016 अखिलेश यादव की सरकार, इसका भी उदाहरण आपको लेकर के 2022 का कल होने वाला जो मतदान है 27 सीटों पर या 36 सीटों जिसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीती है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्योंकि इसमें जो वोटर हैं वो बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के चुने हुए लोगों को वोट देना है। हालात क्या होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विधानसभा में इतिहास रची, पुनः जीत के आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, गठबंधन के साथ आई, विधान परिषद में भी वो आने वाले 12 अप्रैल के बाद मुझे लगता है कि परिणाम सकारात्मक होंगे और उनकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। जब मजबूत स्थितियां होती हैं तो बिल पास कराना और लॉ एंड ऑर्डर पे जो चर्चा है, विपक्ष है, एक शब्दों में कहूंगा कि अखिलेश यादव को लोकसभा से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आना, विपक्ष का नेता बनना, ये सकारात्मक भूमिका आम आदमी के लिए है, लोकतंत्र के लिए है। और विपक्ष में हमने कम से कम पिछले विगत 20 वर्षों में देखा शुभेंदु जी, कि चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह हो या बाकी अन्य नेता हो, वो विपक्ष का सामना करने के बजाय सीधे दिल्ली रास्ते चले जाती थी। लेकिन जिस तरीके से योगी नेतृत्व सरकार रिपीट हुई है, अखिलेश जी विपक्ष में है, 2024 का चुनाव है और सभी सेमीफाइनल लड़ चुके हैं, अब फाइनल की बारी है। इसलिए इस चुनाव का बहुत मायने है। बनारस में, मिर्जापुर में, नाम ले रहा हूं, भदोही में या पूर्वांचल से लेकर के सीटें रिपीट करनी है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधान परिषद की सीटें मुझे जाती दिख रही हैं। कल को आरोप प्रत्यारोप क्या होगा ये तो बात का विषय है, लेकिन जो चयन की बात अभी राणा जी ने कही कि भाई आपने 19 यादव को टिकट क्यों दे दिया, दरअसल इन्हीं सब चीजों की वजह से मायावती शून्य पे पहुंच गई। समाजवादी पार्टी गठबंधन से वो 0 पर 10 पहुंची लोकसभा में और आज विधानसभा में 1 सीटें हैं। लगभग कांसीराम के कैडर से खड़ी हुई पार्टी 35 सालों में इस कगार पे पहुंचेगी, हमने विधानसभा में नहीं देखा था। तो 2014 के बाद देश की जो राजनीतिक परिचर्चा, राजनीतिक परिणाम बदले हैं। 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में दोबारा सरकार बनी, तो लोगों को समझना पड़ेगी कि कहां क्या भूल हो रही है और कहां किस। आज आप देखेंगे या कल शुभेंदु जी मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं 36 लोगों की चर्चा कर लूं जो विधान परिषद सदस्य जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, ये अन्य पार्टियों को शोभा बढ़ाते रहे, इसका मतलब है कि विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में लोगों का भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास है। तो कहां क्या चूक हो जा रही है उस पर हम चर्चा नहीं करते, हम किसी एक मुद्दे की चर्चा कर। और इसी एजेंडे के आधार पर कौशलकांत मिश्रा जी, यही तो बीजेपी ने देखा है ना। नहीं देखिए, जैसा कि मनोज जी जिस तरफ इंगित करना चाहते हैं, मैं उसकी बात वही रूट कॉज है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे विपक्ष या कोई भी कहने वाला आलोचक स्वागत है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ जोड़ने वाली शायद ये पहली पार्टी है। इसके अलावा आप देखिए जो भी प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या नेशनल लेवल पे कांग्रेस एक रही है पहले, वो कभी भी सबकी बात नहीं करती रही है। वो हमेशा एक तो माइनॉरिटी अपीजमेंट करती रही है
इसके अलावा वो सिर्फ सेक्टोरियल राजनीति करती रही है, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट में कौन सी कास्ट ज्यादा डोमिनेटेड है, जिससे कि उसको उतना लिमिटेड वोट मिलता रहे और वो सत्ता में आती रहे। यही वजह है जो मनोज जी ने बताया कि आज 45-43% पे हम सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में ये 33% पे बैठे हुए हैं। इसके पहले जो सत्ता बनती थी वो 22%, 25%, 18%, 13% तक में भी सत्ता में लोग आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब सब लोग अब समाहित, अब लोगों को समझ में आ गया कि एक अच्छी सरकार के लिए सभी को एकजुट होकर के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके करना पड़ेगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत का सिर्फ एक रीजन है, जो हमारा गरीबों के लिए लाभार्थी योजनाएं थी, जिसमें हमने गरीबों के लिए अनाज, घर, शौचालय, बहुत सारी चीजें, कितनी बार बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो सब चीज, हर चीजों को लोग नजरअंदाज करते हैं, पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राम के लिए लड़ाई लड़ी। राम कोई जाति और धर्म से परे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के एक महानायक हैं। अगर हिंदुस्तान के महानायक के लिए कौशल लड़ने कांत वाली जी, कोई इसलिए एक तो पार्टी दूसरी थी, पार्टियों पर भी नजर है ना, जैसा कि मनोज मिश्रा जी भी बता रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं जो कि तोड़ करके आप अपनी पार्टी में लेकर के आए। आप कह रहे हैं कि विचारधारा का प्रभाव भी है, लेकिन नजर तो आपकी दूसरी पार्टियों के उन नेताओं पर भी है ना, जो कि बहुत अच्छा बेहतर काम करते रहे हैं या उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसीलिए तो आप उनके ऊपर नजर बिल्कुल। बनाए हुए हैं। अच्छा, लोकतंत्र तो यही तो होता है हाँ। कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करें, और जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है, तभी वो शामिल होता है। कुछ लोग जो कहे जा सकते हैं कि मौसम वैज्ञानिक की तरह अपनी नाव बदलते रहते हैं, उनकी बातों को छोड़ दिया जाए। आपने देखा उनका प्रदेश में भी क्या हाल हो रहा है और पूरे देश में भी क्या हाल हो रहा है, उनको छोड़ दीजिए। यही फर्क है कि अब जो है एक कहें कि ट्रू बहुमत आ रहा है, ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही। आज ये समझिए कि 33% के विपक्ष में और 43% पक्ष में, ये दोनों मिलकर के पहुंच जाते हैं 76% लोग कम से कम लेकिन पार्टिसिपेट तो कर पुष्पेंद्र रहे हैं। यादव कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की हत्या हो खूब। रही है, लोकतंत्र का गला घोट दिया जा रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बचाना है। वो अभी भी वो लोग तुष्टीकरण को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठना चाहते। हाँ। वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जब तक ये जब तक नहीं वो होगा, बीजेपी में नहीं आ जाएंगे तब तक ये फॉर्मूला चलता रहेगा। जब तक वो लोग या तो सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे, हाँ। जातिवाद और तुष्टीकरण से ऊपर उठ जाएं, ठीक है। तभी भारतीय जनता पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दे ठीक है, पाएंगे। पुष्पेंद्र यादव। नहीं तो जब तक ये लोग जाति आधारित सर, मेरा एक पार्टी सवाल रहेंगे, ठीक है। तब तक नहीं कर पाएंगे। पुष्पेंद्र मेरा यादव। सिर्फ एक सवाल है हाँ। कि जो 33% या 32% वोट हमको मिला है, क्या वो ये उनको उत्तर प्रदेश का एक अच्छा वोटर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या उनको वो बेकार वोटर, तुष्टीकरण वाला वोटर या बदमाश वोटर मानते हैं, क्या मानते हैं? मतलब 32% जो वोट मिला है वो हमें अच्छाई समझ के मिला होगा, ऐसा? या तो आप ये बोल दीजिए कि जो आपको वोट दिया गया है वो तुष्टीकरण पे दिया गया है, वो आपको बदमाश पार्टी पे दिया गया है। तो सर ऐसा नहीं है। कम से कम हमने बार बार आपसे कह रहे हैं, आप उनका सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो वोट हमें मिला है? जब सर हम कह कुछ रहे हैं लोगों का हम असेसमेंट तो ये है कि बीएसपी आप का जो आप बार-बार कह रहे हैं ना एक कि बात ग्राफ कह कम रहे हुआ हैं, है, उसमें तुष्टीकरण आपको वोट इसलिए भी मिला है क्योंकि उसमें बीएसपी का वोटर भी था, क्योंकि बीजेपी को एक तरफा हराने के लिए कोई और दूसरा विकल्प था, तो वो समाजवादी पार्टी के तौर पर नजर आया, इसलिए बाकी पार्टियों का भी वोट आपके पास शिफ्ट हो गया। सब कुछ कर रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप, राम के नाम पे वोट ले रहे हैं आप, और तुष्टीकरण बता रहे हैं हमें आप। सर तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं करी। हमने पहले से कहते आए कि हम तो खुद आपसे कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को आप रोकिए ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के स्टॉप आप लगा दीजिए। हाँ। जहां आप शुरुआत करिए, हम भी शुरुआत करिए कि नए उत्तर प्रदेश की शुरुआत करिए। जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करिए, जो कि आपने चुनाव से पहले कम किए थे। 70 से पार हो गई है सीएनजी, उस पर रोकने की कोशिश करिए। अब जो बच्चों के स्कूल खुले हैं उनकी फीस आप देखिए कितनी बढ़ दी है, कुछ उस पर करिए ताकि लोगों को लाभ हो। हम आपके साथ हैं। कौशल आप कांत जी कुछ जहां कहना चाह रहे हैं? पक्ष की भूमिका मांगेंगे, संजय जी इन आता हूं। सब कौशल मुद्दों पे कांत हम जी। तुम्हारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, इसके आपने लिए कहा, पेट्रोल के दाम के लिए पुष्पेंद्र जी आपने कहा कि हम क्या आपके वोट बैंक के लिए कुछ ऐसा एक योजना बता दीजिए जो ये कहती हो कि समाजवादी के वोटर को नहीं तो मिलेगी। आप एक आप ये ऐसी एक सर एक सर, सर, आप एक एक- ऐसी एक- योजना बताइएगा
2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी ने दी हो और उसमें आपके वोटर या हमारे वोटर को अलग अलग सेलेक्ट कीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। आपकी योजनाएं ये रही हैं कि आप ये कहते हैं कि फिर आप कहेंगे कि हिंदू मुसलमान करते, पर सच्चाई ये है कि आप राम मंदिर बनाने का विरोध करते रहे हैं और हज हाउस बनवाते हैं। एक मिनट सर, आपने पूछा है तो जवाब सुनिए ना। आपने पूछा तो जवाब तो सुनिए। आपकी सरकार जब आती है तो आप कहते हैं कि मस्जिद के मौलवी को तनख्वाह मिलेगी लेकिन मंदिर के पंडित को तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? और आगे आता हूं आगे यहाँ पे सब पत्रकार बंधु हैं, सबको पता है। ठीक है, थोड़ा सा मुद्दे से अलग हो गए हैं कौशल कांत जी, ठीक है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो एक अनसेड रूल था कि अगर कोई मुसलमान है और याद है उसके अगेंस्ट एफआईआर तब तक नहीं लिखी जाएगी जब मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश नहीं होगा। तो ये जिस तरह की सरकार, और एक मिनट, एक आखिरी चीज कह के बात खत्म करूंगा। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं संजय जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। संजय जी, आप जरा उन सीटों एक आखिरी चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पुष्पेंद्र जी, एक आखिरी चीज कह के, एक मिनट सर, अरे भाई, अच्छा ठीक है कौशल कांत जी, एक मिनट जरा, ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है एक मिनट जरा मैं जरा अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। संजय जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। संजय जी, आप जरा आखिरी चीज लोगों के उन चेहरों के ऊपर भी जरा फोकस कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव है, जिनकी इसमें धमक भी है, धाक भी है और प्रभाव भी है। जरा उन चेहरों के बारे में भी जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हीं चेहरों के दम पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, ये जो अपर हाउस का चुनाव होता है वो सबको पता हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद का चुनाव हो, ये चुनाव कैसे होते हैं, किस तरीके से करवाए जाते हैं, इसमें कोई कहने में कुरेज नहीं होगा और हमें लगता है कि सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये फेस से ज्यादा कुछ और चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। फेस तो एक रहता बेस भी होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी आप कैंडिडेट देखोगे इनका बेस भी काफी अच्छा है। हाँ। बेस बहुत तरीके से देखा जाता है। देखिए, ऐसा होता है इस तरह से ये डायरेक्ट लिंक नहीं होता है जनता से, जनता इसको वोट नहीं देती, चुने हुए प्रतिनिधि देते हैं, वो चाहे जो भी हो। तो चुने हुए प्रतिनिधि कैसे वोट देते हैं? जब आपका एक तरह से आप वर्चस्व रखते होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, सोशली बहुत स्ट्रांग होंगे, तो ये सब चीजें फैक्टर मैनेज होता है। प्लस आप किस पार्टी से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज समावेश बन करके ये अपर हाउस का, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसका चुनाव होता है। तो इसमें ये बोलना कि बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं, हम इसको थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं है कि हमारा विचारधारा थोड़ा अलग है। जो नॉमिनेटेड हो तो उसमें हो सकता है टैलेंट आता हो, लेकिन विधान परिषद टाइप के जो चुनाव होते हैं इसमें टैलेंट कम, इसमें एक तरह से बलशाली लोग हो, चाहे वो पावर दबंग कह लीजिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग कह लीजिए, सोशली स्ट्रांग कह लीजिए, पार्टी में स्ट्रांग कह लीजिए। जैसे भी समाजवादी पार्टी के एक नेता का मुझे नाम है, कानपुर से लड़ते हैं, कल्लू साहब है, उनके शराब का बहुत बड़ा ठेका है। उनके अंदर क्या योग्यता, हमें तो कोई योग्यता नजर नहीं आती। वैसे भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको योग्यता बता दीजिए। योग्यता पर आपको कुछ रह नहीं गई है, योग्यता रहे धन और बल। ये इस योग्यता पे आप जीत के आ रहे हैं, किस पार्टी का सपोर्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है किसके कैंडिडेट है। तो ये बड़ा ही अजीब सा हो जाता है समटाइम बोलना कि मेरी क्रेडेंशियल्स बड़ी अच्छी है इसलिए मैं चुनाव जीत गया। हो सकता है राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री चूज करते हैं, या हो सकता है राष्ट्रपति चूज करते हैं, या हो सकता है राज्यपाल चूज जो करते हैं उसमें क्रेडेंशियल्स देखे जाते हो, लेकिन जितने भी टाइप के चुनाव होते हैं क्रेडेंशियल्स तो एक तरह से इनके, अगर आप किसी का भी उठाव देख लो तो ऐसा कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा जिसको आप फील कर सको और सम्मान तो करो ये बहुत ही महान आदमी है, इस देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया, समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया, या प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा काम किया इसलिए इनको टिकट मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मनोज मिश्रा जी, धन बल और बाहुबल ये जिसके पास है उसी को मैदान में उतारा गया है, और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि ऐसे ही चेहरों को अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके ताकि जो जीत का समीकरण है वो और भी ज्यादा मजबूत हो पाएगा। कुछ ऐसे चेहरे जिनको लेकर के आप चर्चा करना चाहते हैं? शुभेंदु जी, देखिए प्रतापगढ़ में राजा भैया, सुशील सिंह बनारस में, या मैं नाम इसलिए ले रहा हूं आपको, दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद चेयरमैन, नगर प्रमुख, ये सब जो लोग चुने हुए या जो अभी ऑलरेडी सीटों पर बैठे हुए हैं, इनके नीचे के चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव है।
और आप देखिए कि वही मैंने पहले भी कहा था कि जिला पंचायत ग्राम प्रधानी के चुनाव में जो लोग चुन के आए और अपने ऊपर के नगर प्रमुख से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से लेके अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा उन क्षेत्रों में ये चुने हुए प्रतिनिधियों को जिताया जाए या एमएलसी चुना जाए, और वोटर वही लोग हैं जिनकी चर्चा मैंने पहले आपके चैनल पर इससे पहले सवाल में किया हुआ था। लेकिन जैसे अभी राणा जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल जो लोग सीधे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाते या नहीं मौका मिलता, क्योंकि हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है, उसके बाद सीधे अपर हाउस में हम लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद में जो देखा हुआ है, अब ये चूंकि स्थानीय निकाय से 36 सीटों का चुनाव है, तो यहाँ अधिकतम जिलों में वो चुने हुए प्रतिनिधि अपने विधान परिषद को चुनेंगे, और टिकट वितरण भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हीं लोगों को दिया गया है जो कहीं ना कहीं पार्टी में हर तरीके का स्तर बैलेंस करने की स्थिति में होंगे, चाहे वो बलपूर्वक कह लें, चाहे वो धन की बात कर लें, क्योंकि वोटों को का खरीदना, खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग से मैंने डिबेट की शुरुआत की थी। तो जो जीते हुए प्रतिनिधि इस बार, चूंकि चुनाव भी उस तरीके से हुआ था जिला पंचायत का, सपा बसपा या अन्य पार्टियों के थे या भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये अपने निहित लाभ में या निहित स्वार्थों में वोट भी देंगे, बिकेगा भी, उसका परिणाम उस तरीके से आएगा। लेकिन क्योंकि 36 में 9 निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले हो चुका है, और पूर्व परिणाम 2010-2016 उन्हीं सरकार, जिनकी सरकार थी, उनमें 36 में 24 और 36 में 31 परिणाम पहले लोगों ने, तो उस समय अगर ईमानदारी थी तो फिर आज क्यों नहीं, उस समय बेईमानी थी तो आज क्यों नहीं। इसलिए शुभेंदु जो मैं फिर कहूंगा कि चुने हुए प्रतिनिधि का जब चुनाव करना होता है तो वो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती हैं, और वो एक लंबा खेल होता है, और उस खेल में सभी शामिल हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। टिकट पाने से लेकर के चुन के आने तक से लेकर के, और यही विधान परिषद जब राज्यसभा को चुनने जाएंगे, आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी थी, तो यही राजभर जो गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, वोट देने से पहले कितनी बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठ के किए होंगे, हमसे आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो वो चीजें जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाती हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक जाती हैं, इसमें विधान परिषद में आए हुए लोग भविष्य में कल को मंत्री भी बनेंगे, तो अपना अपना कद है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिले का नाम ले रहा हूं, जो प्रभावी लोग हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात हो, बनारस की बात हो, औराई की बात हो, मिर्जापुर की बात हो, गोरख, या जहां या हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो विधानसभा में चुन के नहीं आ सके, उनको समायोजन का टिकट भी इसमें दिया गया है, और चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे तो भारतीय जनता, फिर मैं कहूंगा, नगर प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका चेयरमैन और जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको जिताने की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब उनको सरकार ने वहां बैठाया है, तो अब उनका मौका है सरकार को कुछ करने का। तो मुझे लगता है कि परिणाम भी उसी हिसाब से हमको आपको देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं जरा कौशल कांत जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा संजय राणा जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि अभी जो क्योंकि वोटिंग होनी है, वोटिंग होने से पहले 9 सीटों पर बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, वो इस रेस में बीजेपी को पहले से आगे कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पास आज के दिन में 34 सीट है और सपा के पास 17 सीटें हैं, और टोटल जो सीट है वो 100 है। तो ओब्वियसली बीजेपी का ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, हो सकता है कोशिश करेंगे कि 27 से 27 जीत जाए, क्योंकि बहुमत हो जाता है। जैसे सभी ने कहा, सभी हम जानते हैं कि जब कोई भी बिल पास कराना होता है तो बड़ा इजी हो जाता है। पहले आपने देखा होगा राज्यसभा में जब बीजेपी की सीटें कम थी तो उनको बिल पास कराने में तकलीफ होती थी, तो उसी चीज में वो देश के लेवल पे है, प्रदेश के लेवल पे है, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश जरूर करेंगे। डिपेंड, हमें ऐसा लगता है कि वो शायद 36 में से 24-25 सीट मिल भी जाए उनको, इसमें कोई बड़ा ताजुब नहीं होगा कि 36 में से 25 पा जाए, 36 में से 30 भी पा सकते हैं। तो अगर ये आ जाता है तो 34 ऑलरेडी है, अगर मान लीजिए उसमें और 30 जोड़ देंगे तो तकरीबन 64 सीटें हो जाती, तो एक तरफा हो जाता है पूरी चीजें। और विपक्षियों को एनीवे फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, विपक्ष को मैनेज करना पड़ेगा लोअर हाउस में। और ओबियसली विपक्ष, देखिए अपर हाउस से कहने के लिए होता है, सारा काम तो लोअर हाउस में यानी विधानसभा में ही होगा। और इनको बस ये है कि मैं जो सोचता हूँ और जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये पार्टियां करें, वो जो मिसिंग है विपक्षियों में, विपक्षी जो है। चलिए, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस रेस के अंदर बीजेपी जो पहले से एक बढ़त बना चुकी है, क्या इस रेस में अव्वल नंबर पर आती है? क्या समाजवादी पार्टी जिस कोशिश के साथ आगे बढ़ रही है, क्या उसमें उसको कामयाबी मिलती है? देखने वाली चीजें। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एमएलसी चुनावों को लेकर के कल का दिन बेहद खास है, वोटिंग होनी है, और वोटिंग के बाद क्या परिणाम सामने आते हैं दिखाएंगे आपको। लेकिन पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।